स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आज हम आप सभी को क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे जो कि क्लास 10th साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिममली वो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस बच्चों हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम हल कराएंगे, वो सारे के सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सारे प्रश्नों को हमने पिछले साल के जो भी बोर्ड के पेपर्स हुए थे वहां से हम इन क्वेश्चनों को छांट कर आप सभी को करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम बिना समय आपका बर्बाद किए हुए हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्नों पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को, हल को आप अच्छे से समझिएगा। और यदि कहीं पे आपको संदेह होता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के जाना, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, एक चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B सिरे की ओर बह रहे हैं, धारा की दिशा बताइए। तो बच्चों, ये प्रश्न यदि आपको कठिन लग रहा है तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को समझाएंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान देते रहो, हो गया। कह रहा है कि एक चालक है हमारे पास AB। सबसे पहले हम बता दें कि बच्चों चालक क्या होता है। चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसको हम चालक कहते हैं। उसमें जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो AB एक चालक है हमारे पास, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो A सिरे से B सिरे की तरफ बह रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की दिशा क्या होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमारा A से B की तरफ हो रहा है तो धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा। हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं बच्चों। मान लो कि हमारे पास जो चालक AB है वो कुछ इस तरीके से है, और ये इसका सिरा A है और ये इसका सिरा B है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि इस चालक में, ये एक चालक है, इस चालक में A सिरे से B सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये A से B की तरफ जा रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स A के B साइड में जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन A सिरे से B सिरे की तरफ बह रहे हैं तो धारा किधर बहेगी। बच्चों, यदि आप सभी को याद होगा कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। और अगर आपका ये प्रश्न है कि विपरीत क्यों होती है, तो हम इसको एक एजम्पशन मानते हैं। ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस तरफ होता है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो आप सभी को इसका उत्तर मिल गया होगा कि धारा की दिशा क्या होगी। धारा की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ बह रहे हैं तो धारा किधर बहेगी बच्चों, B से A सिरे की ओर। जो धारा का प्रवाह होगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा B से A सिरे की ओर होगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है हमको, कितनी होती है।
बच्चों हम एक चित्र बनाते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये मान लो कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, इसके इस तरफ हमने पॉलिश कर दिया और इसका जो ये वाला तल है वो कौन सा तल है? परावर्तक तल है। बच्चों ये बताओ आप कि हम अगर इस पे कुछ प्रकाश की किरणें डालते हैं मान लो कि हम 3 प्रकाश की किरणें इस पे डालते हैं और वो किरणें क्या हैं? आपस में समांतर हैं। तो ये किरणें कैसे जाती हैं बच्चों? ऐसे ये परावर्तित हो जाएंगी और ये वाली किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी और ये वाली किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अर्थात बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी समतल दर्पण पे समांतर प्रकाश की किरणें डालते हैं, या आप यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज कह सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा किरणों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। तो अगर समतल दर्पण पे समांतर प्रकाश किरण पुंज डाला जाता है तो वो समांतर होकर परावर्तित भी हो जाती हैं। बच्चों यहाँ पे हम एक बात ये आप सभी से पूछना चाहेंगे कि हमने जो प्रतिबिंब बनने का नियम बताया था, उसमें ये बताया था एक नियम कि किसी भी दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से होकर परावर्तित हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो समतल दर्पण है, इस पे हम समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित करा रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये कैसे परावर्तित हो रही है? समांतर होकर। अगर हम आप सभी से यहाँ पर एक प्रश्न पूछें कि ये जो समांतर किरणें परावर्तित हो रही हैं, परावर्तित समांतर किरणें हैं, वो कहां पर एक दूसरे को मिलेंगी, किस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी? तो आप सभी को पता है कि समांतर प्रकाश की किरणें कभी भी मिलती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, या तो हम बोल सकते हैं कि ये अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी, अनंत पर। तो बच्चों जब ये समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अनंत पर एक दूसरे को मिलेंगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। अनंत क्यों होगी? क्योंकि ये नियम है बच्चों कि जब भी किसी दर्पण पे समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती हैं। तो ये फोकस बिंदु पर मिलेंगी और ये कहां पे मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। तो इसका जो फोकस बिंदु होगा वो अनंत होगा। तो इस बिंदु से मतलब कि ये जो दर्पण है, यहां से अनंत तक की जो दूरी होगी वही इसकी फोकस दूरी होगी। अर्थात अगर हम पूछें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, कितनी आएगी यहां से अनंत तक की दूरी, तो वो कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है, इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास समतल दर्पण है और उसके सामने कोई भी वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? बच्चों आवर्धन का सूत्र हमने बताया था कि क्या होता है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का जो सूत्र होता है बच्चों, आवर्धन, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब I बटे वस्तु की ऊंचाई मतलब O। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि आवर्धन कितना होगा। आप सभी को पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी वस्तु के आकार का, और जहां पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर
प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ध्रुव से, वो ध्रुव से वस्तु की दूरी के बराबर होगा। अतः समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जितना बड़ा वस्तु रहेगा, जिस आकार का वस्तु रहेगा, जितनी वस्तु की ऊंचाई रहेगी, लंबाई रहेगी, उतनी ही ऊंचाई का हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो मान लो अगर हमारा ये वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा बच्चों। अब 5 सेंटीमीटर का बनेगा तो 5/5 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर 10 का हमारा 10 उसकी लंबाई या ऊंचाई है वस्तु की, तो 10 उसके प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई होगी, तो भी हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। मतलब कि जो समतल दर्पण का आवर्धन आएगा किसी भी स्थिति में वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे चिन्ह इसका क्या होगा, चिन्ह इसका धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा बच्चों? क्योंकि जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है कि बच्चों आभासी जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है, कभी आभासी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आभासी सीधा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो मान लो कि हमारे पास ये एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसमें ऐसे वस्तु रखी हुई है, तो इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है कि हम मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ दोनों ही दूरियों को, दोनों ही ऊंचाइयों को नापेंगे और दोनों ही क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो हमारा जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो भी धनात्मक होगी और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो भी धनात्मक होगी। तो इस वजह से ये कितना होगा, +1। ठीक है। मतलब कि इसका जो पूरा आंसर यहाँ पे है वो ये है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो +1 होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा सूत्र अशुद्ध है? अशुद्ध होने का मतलब ये है कि कौन सा सूत्र हमारा गलत दिया है। ठीक है बच्चों। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो दिया है I/V = R, मतलब कि धारा बटे विभवांतर बराबर प्रतिरोध। और ये सारे के सारे सूत्र में आप देखोगे तो क्या है, हमारा सब में विभवांतर धारा प्रतिरोध, विभवांतर धारा प्रतिरोध, सब में विभवांतर धारा प्रतिरोध है। अर्थात हमने आप सभी को ओम का नियम पढ़ाया था, ओम का नियम। और ओम का नियम हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि क्या हमने बताया था ओम का नियम। जो नहीं पढ़े हुए हमारे बच्चे वो भी यहाँ पे सीख लें। ओम का नियम ये होता है बच्चों कि यदि हमारे पास कोई चालक है और उस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा उस चालक के सिरों पर उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होगा। अर्थात ओम का नियम ये कहता है कि जो विभवांतर होगा किसी चालक के सिरे पर, सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा किसके, उसमें चालक में बहने वाली धारा के। तो यहां से जो विभवांतर होगा वो हमारा बराबर, विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध गुणित धारा। यहां पे बच्चों हमने बताया था कि जो प्रतिरोध है वो एक क्या है, नियतांक है। तो यहां से ये हमारा सूत्र निकल के आता है, विभवांतर को हम V लिखते हैं, प्रतिरोध को हम R लिखते हैं और धारा को हम I लिखते हैं। तो V = IR, ये हमारा सूत्र आ जाता है किसका बच्चों, ओम के नियम का। आप यहां से देखो कि जो पहला ऑप्शन दिया है उसमें दिया है कि I/V = R। यहां से हम सूत्र निकालते हैं और देखते हैं कि I/V = R कहीं पे आता है। ये IR = V हो जाएगा और V को इधर ले आएंगे तो V यहाँ पे हो जाएगा, R इधर जाएगा तो 1/R हो जाएगा। अर्थात
ये हमारा जो सूत्र दिया है पहला ऑप्शन जो है इसका ये अशुद्ध है बच्चों, गलत है। ये आएगा I बटे V बराबर 1 बटे R। अगर ये दिया होता तो सही होता, लेकिन I बटे V बराबर R दिया है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। दूसरा जो दिया है V बटे I बराबर R, अगर I को इधर कर दोगे तो कौन सा सूत्र आ जाएगा, V बराबर I गुणित R, जो ये दिया है, मतलब कि ये सूत्र हमारा सही है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा V बराबर IR यहाँ पे हम लिखे ही हैं, और I बराबर V बटे R अगर हम निकाले यहाँ से तो निकाल सकते हैं, I बराबर V और R इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा I बराबर V बटे R। तो ये वाला भी सूत्र हमारा सही है। इसका मतलब कौन सा सूत्र इसमें नहीं होगा, ये वाला सूत्र नहीं होगा, ये वाला सूत्र अशुद्ध है। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, सही जो उत्तर होगा वो पहला उत्तर होगा, I बटे V बराबर R, मतलब धारा बटे विभवांतर बराबर प्रतिरोध, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 5वें नंबर का, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। हमसे कह रहा है बच्चों की एक हमारे पास अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और एक वस्तु है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात हमसे V का मान पूछ रहा है। U दिया है, स्मॉल f दिया है, हमसे V का मान पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ये हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, तब बताया था कि जो हम दूरियां नापते हैं वो ध्रुव से नापते हैं, और दर्पण के हमेशा बाईं तरफ वस्तु रखी जाएगी, तो बाईं तरफ से प्रकाश की किरणें दाईं तरफ जाएंगी, और ध्रुव से हम बाएं तरफ वस्तु की दूरी नापेंगे। तो प्रकाश की किरण की दिशा में अगर हम दूरियां नापते हैं तो धनात्मक, और उसके विपरीत नापते हैं तो ऋणात्मक, तो हम विपरीत नापेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ये ऋणात्मक होगा। और अगर इसके बावजूद भी अभी भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, और हम चिन्ह परिपाटी एक बार फिर से पढ़ा देंगे बच्चों। यहाँ पे फोकस दूरी भी दिया है हमारा F, कितना दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो भी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये भी हमने पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी के समय। हमसे V का मान निकालने के लिए कह रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वही दूरी हमको बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक सूत्र बताए थे आप सभी को, दर्पण का सूत्र एक बताया था हमने, दर्पण का सूत्र क्या बताया था, जो कि फोकस दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करता है, क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों यहाँ पे हमको V का मान निकालना है, तो हम V को एक तरफ कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। यहां से हम F और U का मान रख देते हैं। F का मान है हमारा -10, माइनस ये हो जाएगा, और U का मान कितना है -20। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/v बराबर -1/10, और ये माइनस और ये माइनस दोनों धनात्मक हो जाएंगे, 1/20 हो जाएगा। बच्चों 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो हमारा 20 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये -2 + 1 मतलब -1/20 आ जाएगा। ये क्या होगा 1/v, मतलब v यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब कि जो हमारा v का मान आ रहा है वो -20 सेंटीमीटर आ रहा है, अर्थात दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर होगी।
बच्चों इसमें हमको किरण आरेख बनाने के लिए नहीं बोला है, तो हम किरण आरेख नहीं बनाते हैं। अगर आपको जरूरत है किरण आरेख बनाने की तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम किरण आरेख इसका भी बना देंगे। बच्चों यहाँ पे आप देखो कि जो u है -20 सेंटीमीटर है और जो हमारा v आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, -20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है बच्चों की जहां पर वस्तु रखी जा रही है जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कौन सी स्थिति है प्रतिबिंब बनने की, तीसरी स्थिति है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की। कहां पर हमारा वस्तु रखा जाएगा, जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उसी के आकार का बनता है। अतः हमारा वस्तु कहां पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। और बच्चों अगर ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत देखकर उत्तर बता सकते हो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा। क्यों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, कैसे देखकर बता दोगे, हमारी फोकस दूरी 10 दिया है और u हमारा दिया है 20 बच्चों, तो 10 का दूना क्या होगा 20 और फोकस दूरी का दूना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है 2 गुणित फोकस दूरी, और 2 गुणित फोकस दूरी 10 दिया है, मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो वक्रता केंद्र पर हमारा वस्तु रखा रहेगा और जब वक्रता केंद्र पर हमारी वस्तु रखी जाएगी तो आप सभी को पता है कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न चित्र में बर्फ के तल पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बताइए। ये जो चित्र दिया है बच्चों इसमें हमको आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बताना है। पहला जो हमारा माध्यम लिया है वो वायु लिया है और दूसरा माध्यम बर्फ है। तो हमने बताया था कि वायु कैसा माध्यम है हमारा, ये एक विरल माध्यम है बच्चों, और बर्फ हमारा कैसा माध्यम है, एक सघन माध्यम है। ठीक है बच्चों। और अगर यहां पे हम लंब डालें तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है बच्चों। बच्चों यहां पे जो हमारी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और ये अगर इसका माध्यम परिवर्तित ना होता तो ये क्या होता, ये ऐसे सीधे के सीधे हमारी प्रकाश की किरण चली जाती। और जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है बच्चों, वो लंब की तरफ झुक जाती है, और इसी को हमने बताया था कि अपवर्तन कहते हैं। बच्चों यहां पे अगर हम देखें तो हमारा आपतन कोण कौन सा होगा, ये होगा हमारा आपतन कोण। आपतन कोण जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, और हमारा जो अपवर्तन कोण होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा अपवर्तन कोण हमारा, अपवर्तन कोण जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन कोण क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा लंब है। आपतित किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। बच्चों इन्हीं दोनों कोणों का मान हमको बताना है इस प्रश्न में, और कुछ भी नहीं बताना है। बच्चों यहाँ पे आप देखो कि इस पूरे कोण का मान कितना दिया है, 131 अंश दिया है। और बच्चों ये जो हमारा सीमा पृष्ठ है, वायु और बर्फ का जो सीमा पृष्ठ है, वहां से जो लंब के बीच का कोण होगा, अतः हम कौन सा कोण कह रहे हैं, ये वाला बच्चों, ये वाला, ये कितना होगा बच्चों 90 अंश का होगा। तो अगर हम इस पूरे कोण में से 90 अंश के मान को घटा दें तो ये हमारा कोण आ जाएगा, अर्थात जो हमारा अपवर्तन कोण आएगा, अपवर्तन कोण मतलब कि R बराबर वो कितना आएगा 131 माइनस 90 अंश, और ये कितना आ जाएगा हमारा 41 अंश। मतलब कि जो हमारा अपवर्तन कोण का मान आएगा वो 41 अंश आएगा। आपतन कोण भी देख लेते हैं बच्चों।
आप सभी को पता है यहाँ पर भी कि जो लंब और इस सीमा पृष्ठ के बीच का कोण होगा वो कितना होगा, 90 अंश का होगा। और ये वाला हमको 20 दिया है, ये वाला बताना है, तो हम क्या करेंगे, आपतन कोण कैसे निकालेंगे, 90 में से 20 को घटा देंगे और ये कितना आ जाएगा, 70 अंश। मतलब कि जो हमारा आपतन कोण निकल के आ रहा है, आपतन कोण का मान वो कितना आ रहा है, 70 अंश आ रहा है। और जो अपवर्तन कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41 अंश आ रहा है। ठीक है बच्चों।